बढ़ाना, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और डी कह रहा भूमि कर समाप्त करना यानी टू अबॉलिश लैंड रेवेन्यू। बताएंगे। सर एसएसटी का 60 क्वेश्चन एक दिन में कराना है। बिल्कुल अजय जी, देखिए अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको आने वाली क्लासेस में क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। आज आपकी 30 क्वेश्चन की क्लास है, हो सकता है कल आपको 60 क्वेश्चन की क्लास देखने को मिले, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी क्लास पर फोकस करें और क्वेश्चन को पढ़ें और उसका उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर 60 क्वेश्चन की क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बताएंगे स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटल लागू करने का मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या था। तो बात कर लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट की। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया यहां पर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर 1793 यानी 1793 में आपकी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी, स्थायी बंदोबस्त की यहां पर शुरुआत करी। और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था, तो बताएंगे लक्ष्य क्या था इसका। तो इसका लक्ष्य था आपका भू राजस्व की, यानी भू राजस्व की यहां पर भू राजस्व की एक स्थिर राशि सुनिश्चित करना, स्थिर यहां पर राशि सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। तो आपसे पूछा गया मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या था, यानी कंपनी के लिए निश्चित राजस्व यहां पर सुनिश्चित करना। तो बी यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना ही ए होगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। तो यहां पर बात हो रही है टू एंश्योर फिक्स्ड रेवेन्यू फॉर द कंपनी, तो बी यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रचना जी वेरी गुड इवनिंग, मधु मौर्य जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सेशन में, वेरी गुड इवनिंग। तो अजय जी फर्स्ट का बी ऑप्शन कमेंट किया आपने, बिल्कुल सही हो जाता है। रचना जी ए नहीं होगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और क्लास को लाइक शेयर आप सभी लोग यहाँ पर कर देंगे, लाइक शेयर सभी लोग यहाँ पर साथ के साथ कर देंगे। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो बी वाले यहां पर सही हो जाएंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त यहां पर लागू किया और इसका लक्ष्य था भू राजस्व की जो स्थिर राशि वह सुनिश्चित करना। तो बी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। कहा जा रहा है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, हु कंपोज द अष्टाध्यायी। ए कह रहा पतंजलि, बी कह रहा पाणिनि, सी कह रहा कालिदास और डी कह रहा कौटिल्य। बताएंगे कौन सा इसमें से यहां पर उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी आपका क्या है, तो अष्टाध्यायी आपका संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन शब्द है। संस्कृत आपका व्याकरण का एक प्राचीन आपका ग्रंथ है। प्राचीन यहां पर यह ग्रंथ हो जाता है। और इसकी रचना कब हुई थी, तो रचना की अगर बात करते हैं तो इसकी रचना आपके भारतीय आपके व्याकरणिक जो आपके पाणिनि थे, पाणिनि ने 5वीं ईसा पूर्व से और आपकी 6वीं शताब्दी तक, 6वीं यानी 6ठी शताब्दी तक, 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच इन्होंने यहां पर इसकी रचना की थी। और साथ ही यहां पर
इस कार्य के साथ साथ यहाँ पर संस्कृत को मान्यता दी गई, संस्कृत को यहाँ पर मान्यता दी। यानी क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यानी बी पाणिनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पाणिनि अष्टाध्यायी आपका क्या है, तो संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की, तो भारतीय व्याकरणिक थे पाणिनि, जिन्होंने 5वीं ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच इसकी रचना की और साथ ही यहाँ पर संस्कृत को मान्यता भी मिली। तो बी आ चुका है। निशा जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सी रामपाल जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो निशा जी बिल्कुल आपका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। ब्रजेश जी आपका भी स्वागत है। तो सेकंड का बी आ चुका है। लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर सही उत्तर इस क्वेश्चन का किया है। सेशन को लाइक शेयर आप सभी लोग यहाँ पर कर देंगे और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो आगे की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? What is the main cause of the origin of southwest monsoon in India? जी सियाराम जी सेकंड का बी हो जाएगा बिल्कुल। तो ए कह रहा पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, बी कह रहा स्थल एवं जल के ताप में अंतर, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी कह रहा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और डी कह रहा जेट धारा यानी जेट स्ट्रीम्स। बताएंगे क्या यहां पर इसका कारण हो जाएगा। तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण आपसे यहां पर पूछा गया है। ब्रजेश जी थर्ड का बी कमेंट कर रहे हैं, निशा जी थर्ड का बी कमेंट कर रही हैं। तो बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया की अगर बात होती है तो दक्षिण पश्चिम जो आपका मानसून है, दक्षिण यहां पर पश्चिम जो आपका मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम द्वीप की जो उत्पत्ति होती है, द्वीप की यहां पर उत्पत्ति है उसका जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण क्या है यहां पर, तो भूमि और समुद्र, यानी जो आपकी भूमि है और जो समुद्र है भूमि और समुद्र के जो तट हैं, तटों के यहां पर तटों के बीच आपको तापमान का बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यहां पर तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलता है, बड़ा यहां पर अंतर देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीष्म काल की बात करते हैं, ग्रीष्म काल में आपको गर्मी देखने को मिलेगी, गर्मी यहां पर देखने को मिलेगी जिससे सतह गर्म हो जाती है, सतह जो है वह गर्म देखने को मिलती है। तो भूमि के ऊपर दाब भी कम हो जाता है, भूमि के ऊपर दबाव भी यहां पर कम हो जाता है। थर्ड का बी आ चुका है, सभी लोगों ने लगभग थर्ड का बी ऑप्शन यहां पर कमेंट किया है। यानी जो यहां पर जल है, जल और भूमि का जो तापमान है, जल और भूमि का तापमान यहां पर अंतर देखने को मिलता है, भूमि के तापमान में अंतर देखने को मिलता है, तापमान में अंतर यहां पर देखने को मिलता है। यानी क्या पृथ्वी का घूर्णन? जी नहीं, ना ही पश्चिमी विक्षोभ, ना ही जेट धारा, यहां पर देखने को मिलता है स्थल एवं जल के ताप में अंतर। तो थर्ड का यहां पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है। सी रामपाल जी थर्ड का ए नहीं होगा, बी होगा इसका आंसर। बी होगा इसका राइट आंसर आपका, क्योंकि जो आपके भूमि और आसपास के जो समुद्र के तट होते हैं उनमें आपको कई महीनों के दौरान जो तापमान होता है उसमें अंतर यहां पर देखने को मिलता है। इसी कारण ग्रीष्मकालीन काल में आपको यहां पर गर्मी का सामना करना पड़ता है, इससे सतह गर्म होती है और भूमि के ऊपर दबाव भी यहां पर कम हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द राइट टू एजुकेशन? ए के कारण दिन और रात होता है, बिल्कुल अजय जी। तो कह रहा है आर्टिकल 19, बी कह रहा आर्टिकल 21, सी कह रहा आर्टिकल 21A और डी कह रहा आर्टिकल 45। तो पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार का आपका कौन सा अनुच्छेद इसे सुनिश्चित करता है? तो जब शिक्षा के अधिकार की बात आती है तो इसके लिए आपका कौन सा यहां पर आर्टिकल बताया गया है, तो बताएंगे तो जब बात आती है शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा का अधिकार आपका कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया है? तो यह आपका बताया गया आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल आपका 21A के अंदर इसका वर्णन किया गया है। और यह आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की यह बात यहां पर करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की यहां पर गारंटी यह देता है। और यह आपका कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहां पर जोड़ा गया है? यानी यह जोड़ा गया है आपके 2002 के 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आर्टिकल 45 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 45 की बात कर लेते हैं। यह आपका बात करता है डीपीएसपी के आपके सिद्धांत की। आप बताएंगे आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, तो कमेंट में आप हमें यहां पर आंसर बताएंगे आर्टिकल 19 किसकी बात करता है। तो बी सी यहां पर सही हो जाएगा, आर्टिकल 21A इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सी फॉर सीसीटीवी आपका आंसर आ चुका है। ब्रजेश जी सी का 4 का सी, अजय जी 4 का सी, बिल्कुल सी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे। बताएंगे आर्टिकल 19 आपका किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? जी सियाराम जी 4 का सी हो जाएगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड द मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन विच सेक्टर? ए कह रहा पूर्वी भारत ईस्टर्न इंडिया, बी कह रहा दक्षिणी भारत साउदर्न इंडिया, सी कह रहा उत्तर पश्चिमी भारत नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डी कह रहा उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बताएंगे। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। तो बात आती है जब हरित क्रांति की जब आप यहां पर बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा आपको जो हरित क्रांति का लाभ यहां पर जो देखने को मिलता है, लाभ की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा आपके उन क्षेत्रों को हुआ है, उन क्षेत्रों को हुआ जहां पर सिंचाई की पर्याप्त आपकी व्यवस्था थी। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था देखने को मिलती है। साथ ही ये आपके कौन से क्षेत्र थे? तो ये आपके उच्च क्षमता वाले आपके वर्षा आधारित क्षेत्र यानी यहां पर उच्च क्षमता में आपको वर्षा यहां पर देखने को मिलती है। और ये आपके कौन से क्षेत्र है? तो ये भारत के आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाते हैं। उत्तर आपके पश्चिमी ये क्षेत्र हो जाते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होंगे तो इसके अंदर आपका कौन कौन सा राज्य आ जाएंगे? तो विशेष रूप के आपके इसके अंदर पंजाब आ जाएगा, पंजाब इसके अंतर्गत आ जाएगा, हरियाणा इसके अंतर्गत आ जाएगा, साथ ही इसके अंदर आपका पश्चिमी यूपी आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आ जाएगा।
और अगर नई उपज की बात करें तो नई उपज की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका दिल्ली शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, तो ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो सी विल बी द राइट आंसर। सी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे। गायत्री कुमारी जी, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। तो गायत्री जी स्वागत करते हैं आपका आज के सेशन में। तो सी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो आप सभी ने एकदम सही उत्तर यहाँ पर दिया है। सियाराम जी सी हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? What was the most important reason for the failure of revolt of 1857? बताएंगे। 6th का बी आ चुका है निशा खान जी का। तो क्लास को लाइक शेयर आप सभी लोग यहाँ पर कर देंगे, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जी निशा जी, बी फॉर बेस्ट क्लास आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर देंगे। देखिए आपका प्यार और सपोर्ट के कारण ही इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड यहाँ पर कराते रहते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप हमें प्यार और सपोर्ट जो देते हैं, इसी के कारण हम आपके लिए इस प्रकार के सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। पूछा गया 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख यहाँ पर कारण क्या हो जाता है? तो बात कर लेते हैं 1857 के आपके विद्रोह की। तो इसकी असफलता का जो कारण है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण जो था, तो वह सबसे बड़ा कारण था आपका कोई भी यहां पर मजबूत और एकजुट नेतृत्व देखने को नहीं मिलता है। मजबूत और एकजुट नेतृत्व का ना होना, एकजुट नेतृत्व का यहां पर नहीं होना, जिसके कारण आपका यहां पर विद्रोह की असफलता इसका रीजन हो जाता है। यानी आपको हर अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता यहां पर देखने को मिलते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग ही नेता देखने को मिलते हैं, अलग अलग ही नेता देखने को मिलते हैं। और साथ ही यहां पर तालमेल की भी कमी आपको देखी गई, तालमेल की कमी भी यहां पर देखी गई। तो इसी प्रकार यहां पर एनबीए को विद्रोह करने में आसानी हुई, एनबीए को विद्रोह करने में यहां पर आसानी हुई। यानी तो क्या रीजन थे इसके? यानी एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व का यहां पर अभाव। तो बी यहां पर सही हो जाएगा, लैक ऑफ यूनिफाइड नेशनल लीडरशिप। बिल्कुल बी वाले यहां पर सभी लोग सही हो जाते हैं। एम के मौर्य जी आपका उत्तर एकदम सही है। ब्रजेश जी, अजय जी, निशा जी, संध्या जी, सियारामपाल जी, अजय कुमार जी, बिल्कुल बी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे। बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, ए कह रहा है एकात्मक राज्य यूनिटरी स्टेट, बी कह रहा संघीय राज्य फेडरल स्टेट, सी कह रहा अर्ध संघीय राज्य क्वासी फेडरल स्टेट, डी कह रहा परिसंघ यानी कन्फेडरेशन। बताएंगे। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़ रहे हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आप सभी को बता दें यह क्लास रोजाना 7 बजे अपने समय पर हुआ करेगी, रोजाना 7 PM मंडे टू सैटरडे यह क्लास लाइव रहेगी। तो इस क्लास में आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल रोजाना शाम 7 बजे अपने समय पर यह लाइव रहेगी। तो 7 का सी आ चुका है, कुछ लोग बी कमेंट कर रहे हैं। अजय जी, संध्या जी, निशा जी का सी आ चुका है। संध्या, अजय, ब्रजेश जी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का यहाँ पर राज्य है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात करें तो आर्टिकल 1 में आपको क्या बताया गया? आर्टिकल 1 में आपको बताया गया कि जो भारत होगा वह आपका राज्य का संघ होगा, राज्यों का यहाँ पर
संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में बताया गया भारत जो होगा वह आपका यहां पर राज्यों का संघ होगा। और अगर हम सरकार की मानते हैं, सरकार की अगर हम मानते हैं तो सरकार क्या कहती है, तो सरकार कहती है कि जो भारतीय सरकार की संरचना है, भारतीय जो सरकार की यहां पर संरचना की अगर बात करें, भारतीय सरकार संरचना की अगर हम बात करें तो वह कहती है कि यहां पर केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका राज्यों के बीच यहां पर शक्तियों के विभाजन की बात होती है, शक्तियों के विभाजन की बात यहां पर होती है। और साथ ही यहां पर एक लिखित संविधान की बात कही गई है, लिखित संविधान की यहां पर बात कही गई है। और साथ ही यहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र यहां पर एक न्यायपालिका है। तो अगर बात आती है भारतीय संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है, तो मैंने आपको बताया, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका संघीय राज्य यानी फेडरल स्टेट यहां पर हो जाएगा। तो बी यहां पर सही हो जाएगा। काफी लोगों ने बी कमेंट किया है, काफी लोग यहां पर ए भी कमेंट कर रहे थे। जी बिल्कुल, 7 का यहां पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस नदी प्रक्रिया से होता है। डेल्टा फॉर्मेशन मेनली अकर ड्यू टू विच रिवर प्रोसेस। ए कह रहा है अपर्दन यानी इरोजन, बी कह रहा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, सी कह रहा निक्षेपण यानी डिपोजिशन, और डी कह रहा अपक्षय यानी वेदरिंग। बताएंगे। तो बात कर लेते हैं डेल्टा फॉर्मेशन, यानी डेल्टा का निर्माण आपका कब होता है, तो जब आपकी एक नदी आपकी एक नदी यहां पर जब एक समुद्र या फिर झील से मिलती है, समुद्र या फिर आप झील कह सकते हैं, झील से जब ये मिलती है, झील से मिलने पर इसका निर्माण यहां पर होता है। और इसके साथ ही आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर यह अपने साथ मिट्टी इत्यादि यहां पर लेकर आती है, अपने साथ यहां पर क्या लेकर आती है, तो यह यहां पर आपको मिट्टी देखने को मिलती है, रेत देखने को मिलता है, और साथ ही अन्य कण भी देखने को मिलते हैं। तो जब इन कणों का आप इसी के साथ यह तट को यहां पर जाम कर देती है, तट को यहां पर जाम कर देती है, यानी जमाव यहां पर बना देती है। और इससे क्या आपको देखने को मिलता है, तो इससे आपको यहां पर निक्षेपण देखने को मिलता है। जब निक्षेपण होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डेल्टा का यहां पर निर्माण होगा, यानी डेल्टा फॉर्मेशन होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि डेल्टा फॉर्मेशन मेनली अकर्स ड्यू टू विच रिवर प्रोसेस, तो ये होता है आपका निक्षेपण यानी डिपोजिशन से। तो सी यहां पर सही हो जाएगा सर, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। बिल्कुल अजय जी, आपने एकदम सही उत्तर यहां पर दिया है। तो इरोजन आपका किससे फॉर्म होता है, तो ये आपके मिट्टी के खिसकने से होता है, मिट्टी के खिसकने से देखने को मिलता है। जब मिट्टी का खिसाव होता है तो आपको सॉइल इरोजन यहां पर देखने को मिलता है। बिल्कुल 8 का यहां पर सी होगा। बी कौन लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं, बी नहीं होगा अजय जी, बी नहीं होगा। परिवहन कहां से हो जाएगा, डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जब नदी और समुद्र आप या फिर झील आपकी जब मिलती हैं, उसके साथ साथ ही अपने साथ मिट्टी रेत इत्यादि के कण लेकर आती हैं, तो यहाँ पर आपको
तट को ये जाम कर देती है, उसके कारण यहाँ पर जमाव हो जाता है और ये आपकी निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? द स्वदेशी मूवमेंट बिगन एज अ रिजल्ट ऑफ विच इवेंट? बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी कह रहा बंगाल विभाजन, सी कह रहा रॉलेट एक्ट और डी कह रहा साइमन कमीशन। बताएंगे। अगर हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, तो स्वदेशी मूवमेंट जो था आपका, इसकी जो औपचारिक घोषणा हुई, औपचारिक जो इसकी घोषणा देखने को मिलती है, औपचारिक यहाँ पर घोषणा जो देखने को मिलती है, ये आपकी कब होती है? तो यह होती है आपकी 7 अगस्त 1905 को। और ये कहाँ होती है? तो ये कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित की जाती है। और ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये आपकी ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका आयोजन यहां पर किया जाता है। यानी, और ये किस लिए यहां पर आयोजित की जाती है? तो ये बंगाल के विभाजन के लिए यहां पर आयोजित की जाती है। बंगाल के विभाजन के निर्णय के संबंध में, बंगाल के यहां पर विभाजन के निर्णय के संबंध में आयोजित यहां पर की जाती है। निर्णय के संबंध में आयोजित यहां पर की जाती है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं, रॉलेट एक्ट भी नहीं और साइमन कमीशन भी। तो यहां पर बात हो रही है बंगाल के विभाजन की, पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो मैंने आपको बताया इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका आयोजन होता है और इसमें बंगाल के विभाजन के निर्णय के संबंध में बात यहाँ पर रखी जाती है। तो 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा। कौन लोग यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं? सियाराम पाल जी बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अजय जी बी नहीं होगा, संध्या जी डी नहीं होगा, ब्रजेश जी बी कैसे हो जाएगा? आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? और जो ये आपकी आंदोलन था, इस आंदोलन में आपको जो भारतीय निर्मित वस्तु थी, भारत द्वारा निर्मित जो वस्तुएं थी, भारतीय निर्मित वस्तु जिसे आप कहते हैं, निर्मित वस्तु जिसे आप कहते हैं, इसके उपयोग, निर्मित वस्तु के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, उपयोग को बढ़ावा दिया गया। और साथ ही ब्रिटिश उत्पादों का यहां पर, ब्रिटिश उत्पादों का यहां पर बहिष्कार किया गया, उत्पादों का बहिष्कार यहां पर किया गया। बी होगा, बिल्कुल बी होगा जी, बी होगा। बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। बताएंगे रोलेट एक्ट आपका कब आया? रोलेट एक्ट आपका कब आया? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 10 जी, बी ही होगा बिल्कुल। बी फॉर ब्रिजेश जी, इसका राइट आंसर यहां पर आपने दिया है। कहा जा रहा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा मिली? विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? ए कह रहा 42वां संशोधन, बी कह रहा 44वां संशोधन, सी कह रहा 73वां संशोधन और डी कह रहा 86वां संशोधन। बताएंगे। बताएंगे क्या इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा?
सी आ चुका है मोहम्मद मुनज्जिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ए आ चुका है आपका। बाकी सभी लोग भी अपना अपना उत्तर यहाँ पर देंगे। काफी लोग सेशन को देख रहे हैं, लाइक केवल कुछ ही लोगों ने किया है, तो लाइक शेयर आप लोग यहाँ पर करते रहेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा यहाँ पर मिली है। अगर बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसे आपका संवैधानिक दर्जा कब मिला। संवैधानिक दर्जा यहाँ पर कब मिलता है। संवैधानिक दर्जा इसे मिलता है आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे यहाँ पर 1992 में यहाँ पर जोड़ा जाता है, जोड़ा इसे गया। और इस अधिनियम में आपको एक न्यू आपको भाग देखने को मिलता है, न्यू भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये भाग आपका कौन सा होता है, तो इसे आप बोलते हैं भाग 9 बोलते हैं, जिसे आप यहाँ पर 9 बोलते हैं। और इसका शीर्षक ही अपने आप में पंचायत यहाँ पर बताया गया। शीर्षक क्या था, तो पंचायत आपका यहाँ पर शीर्षक हो जाता है। और इसमें आपके आर्टिकल कौन कौन से शामिल हो जाते हैं। आर्टिकल की बात करते हैं तो 243 से लेकर और 243 ओ इसके अंदर प्रावधान शामिल है, प्रावधान इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और इसमें आपको 11वीं अनुसूची भी देखने को मिलती है, 11वीं अनुसूची भी इसके अंदर देखने को मिलती है। यानी कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो लगभग सभी लोग यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं। मोहम्मद मुनज्जिर जी ए नहीं होगा, संध्या जी बी नहीं होगा, ब्रजेश जी सी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल अजय जी आपने एकदम सही उत्तर यहाँ पर दिया है। 1919 में रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पर आया था, तो सी यहाँ पर 73वां संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 86वां संशोधन आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका आरटीई से संबंधित हो जाता है। 86वां संशोधन आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो आरटीई से हो जाएगा, जिसमें आपको 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की यहाँ पर बात करी गई है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो ये आपका आर्टिकल हो जाता है 21 का ए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे जी। मोहम्मद मुनज्जिर जी बिल्कुल आपने यहाँ पर सही उत्तर दिया है। कहा जा रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। ए व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ए कह रहा है उच्च जन्म दर, बी कह रहा है निम्न मृत्यु दर, सी कह रहा है प्रवासन और डी कह रहा है नगरीकरण। बताएंगे। तो बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण। तो जब बात आती है जनसंख्या वृद्धि की, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हाई बर्थ रेट का सामना करना पड़ता है, हाई बर्थ रेट का आपको सामना करना पड़ता है। तो जब हाई बर्थ रेट होगा तो अपने आप ही यहाँ पर आपको जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर बात कर लेते हैं उच्च जन्म दर की, तो आपको हाई बर्थ रेट मिलेगा। उच्च जन्म दर की अगर बात करते हैं तो हाई रेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, निम्न मृत्यु दर की, तो निम्न मृत्यु दर में आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने के कारण आपको निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है। यानी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के कारण निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है। यहां पर किसकी बात हो रही है, तो उच्च जन्म दर इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च जन्म दर इसका प्रमुख कारण यहां पर हो जाएगा। यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग सभी लोगों ने ए ऑप्शन दिया है। मोहम्मद मुनज्जिर जी, संध्या जी, सियाराम पाल जी, अजय कुमार जी, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सभी सही हो जाते हैं। तो यह क्लास रोजाना शाम 7 बजे अपने समय पर लाइव रहेगी, तो आप लोग रोजाना शाम 7 बजे सेशन में जरूर जुड़े।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आ चुका है। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित हो जाता है आपका, बताएंगे। दांडी मार्च वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। ए कह रहा असहयोग आंदोलन, बी कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन और डी कह रहा खिलाफत आंदोलन, बताएंगे। तो बात कर लेते हैं दांडी मार्च की, जिसे आप नमक मार्च के नाम से भी यहां पर इसे जानते हैं, नमक मार्च भी इसे यहां पर कहा जाता है। और ये आपका कब इसकी शुरुआत होती है, तो ये होती है आपके महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और ये कब इसकी शुरुआत होती है, तो ये होती है आपकी 12 मार्च 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत होती है। और ये समाप्त कब होता है, तो ये समाप्त होता है नमक कानून के आपके उल्लंघन के साथ। नमक कानून के उल्लंघन के साथ आपका ये समाप्त होता है, उल्लंघन के साथ यहां पर समाप्त होता है। तो ये समाप्त कब होता है, तो ये होता है आपका 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल 1930 को यहां पर ये समाप्त हो जाता है। और साथ ही यहां पर जो आपका दांडी गांव था, दांडी के जो आपके गांव थे यहां पर, दांडी के आपके यहां पर जो गांव देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहां पर शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहां पर शुरुआत होती है। क्वेश्चन में पूछा गया दांडी मार्च आपका किस मूवमेंट से संबंधित है, तो बी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। तो बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे, बिल्कुल 1930 आपने सही उत्तर यहां पर दिया है जी, 1930 हो जाएगा। सर इसका प्रमुख नेता कौन है, इसके प्रमुख नेता आपके गांधी जी यहां पर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, इसे नमक मार्च के नाम से भी यहां पर जाना गया, तो इसके प्रमुख नेता आपके महात्मा गांधी हो जाते हैं। प्रमुख नेता आपके इसके महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो बी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे। 1930 आप सभी ने सही उत्तर यहां पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ए कह रहा 4 वर्ष, बी कह रहा 5 वर्ष, सी कह रहा 6 वर्ष और डी कह रहा आजीवन, बताएंगे। बेहद ही आसान प्रश्न, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर यहां पर कर चुके होंगे। तो बात आ जाती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो आपका संसद का कौन सा सदन होता है, तो ये आपका एक स्थायी सदन होता है। स्थायी आपका ये सदन हो जाता है। और ये संसद का अपर हाउस जिसे बोलते हैं, अपर हाउस जिसे बोला जाता है। अगर बात कर लेते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा आपका लोअर हाउस यहां पर हो जाता है। लोअर हाउस यहां पर आपका लोकसभा हो जाता है। और अगर बात करते हैं राज्यसभा की, तो ये स्थायी सदन के साथ अपर हाउस हो जाता है। और ये कभी भंग नहीं होता, ये आपका भंग नहीं होता है। और जो इसके 1/3 सदस्य हैं, 1/3 जो आपके सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वह आपके 2 साल में यहां पर रिटायर हो जाते हैं। 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं राज्यसभा की अवधि की, तो अवधि इसकी कितनी होती है, तो अवधि होती है इसकी 6 वर्ष। और अगर बात कर लेते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा की आपकी 5 वर्ष हो जाती है। तो यहां पर कितनी बात हो रही है, तो भारतीय संसद के उच्च सदन जो कि आपका
राज्यसभा होता है तो इसकी अवधि होती है आपकी 6 वर्ष और इसके 1/3 सदस्य आपके 2 वर्ष की अवधि के बाद रिटायर यहां से हो जाते हैं। तो 13 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। काफी लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं। देखिए बी किस बेस पर हो जाएगा, 5 वर्ष आपका लोकसभा का होता है, मैंने आपको बताया 5 वर्ष आपका लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है, आजीवन तो किसी का होता ही नहीं है। आपका आजीवन एक कंडीशन में हो जाता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल यहां पर सी हो जाएगा, सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? ए कह रहा है गेहूं, बी कह रहा है चावल, सी कह रहा है कपास और डी कह रहा है शुगर केन। बताएंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। वैभव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सी आ चुका है। बिल्कुल सी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं, बिल्कुल सी वाले सही हो जाते हैं। बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी आपकी किस फसल के लिए यहां पर सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी इनमें से ना तो गेहूं के लिए यूज होती है, ना ही कॉटन के लिए और ना ही शुगर केन के लिए। माफी चाहते हैं, एक सेकंड। जल्दबाजी में क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। निशा खान जी का सी आ चुका है। तो काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी आपकी बेसिकली जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर मानी जाती है, कपास की खेती के लिए यहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा आपको अन्य फसलें भी काली मिट्टी में देखने को मिलती हैं, अन्य फसलें भी काली मिट्टी में उपजाऊ रूप से देखने को मिलती हैं। इनमें आपकी गन्ना हो जाता है, गन्ना आपका हो जाता है, साथ ही यहाँ पर तंबाकू देखने को मिल जाता है, तंबाकू आपका देखने को मिल जाता है, साथ ही आपका बाजरा यहाँ पर फसल देखने को मिल जाती है, गेहूं देखने को मिल जाता है और तिल इत्यादि भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप तिलहन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल। तो मोस्ट सुटेबल की अगर हम बात करते हैं तो वह आपकी कपास यानी यहाँ पर कॉटन हो जाता है। अगर अन्य फसलों की बात करेंगे तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे गन्ना, तंबाकू, बाजरा, गेहूं और तिलहन, यानी कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी माने कॉटन, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल 14 का सी आपने सही उत्तर यहाँ पर सभी लोगों ने किया है। बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है डोमिनियन स्टेटस की मांग किस अधिवेशन में की गई? द डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस वॉज मेड इन विच सेशन? बताएंगे। ए कह रहा कराची, बी कह रहा लाहौर, सी कह रहा नागपुर और डी कह रहा बम्बई। बताएंगे। डोमिनियन स्टेटस की यहां पर बात हो रही है। तो बात कर लेते हैं डोमिनियन स्टेटस की। तो डोमिनियन स्टेटस आपका किस लिए लाया जाता है? तो ये आपके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर यहां पर लाया जाता है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर लाया जाता है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर यह लाया जाता है। और इसकी मांग कौन करता है? डोमिनियन स्टेटस की यहां पर मांग कौन करता है? तो इसकी मांग करता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसकी मांग की जाती है। और मांग कब की जाती है? मांग कब की जाती है? तो ये की जाती है आपकी दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में इसकी मांग की जाती है। और साथ ही दिसंबर 1928 में यह कलकत्ता स्थापित करी गई, कलकत्ता यह स्थापित यहां पर करी गई। और इसे अंतिम रूप किसने दिया? तो अंतिम रूप इसे किसने दिया? अंतिम रूप इसे किसने दिया? तो इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा यहां पर अंतिम रूप दिया गया। और बात कर लेते पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की। तो इसकी मांग की गई 1929 के यहां पर लाहौर स्मार्टोक में, लाहौर स्मार्टोक में पूर्ण स्वराज की यहां पर मांग की जाती है।
तो यहाँ पर पूछा गया डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस वाज मेड इन विच सेशन। तो कलकत्ता के 1928 कलकत्ता के सेशन में इसकी मांग यहाँ पर की जाती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, यानी क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? बताएंगे। बी आ चुका है सभी लोगों का। केवल 2 ही लोगों ने इसका आंसर दिया है, बाकी लोग भी सेशन को देख रहे हैं, अपना अपना आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट हुए हैं। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर एक सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कलकत्ता इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कलकत्ता इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी हो जाएगा निशा जी। बाकी लोग सीसीटीवी से देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका उत्तर यहाँ पर मिल गया है और सभी लोगों ने लगभग सी ऑप्शन इसका आंसर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? इंडियाज फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? ए कह रहा ब्रिटेन, बी कह रहा अमेरिका यूएसए, सी कह रहा आयरलैंड और डी कह रहा कनाडा। बताएंगे। बताएंगे संध्या जी। सी हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर सी वाले सही हो जाते हैं। आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपना अपना फीडबैक आप सभी लोग देंगे। क्या आपको सेशन में पूछा गया मौलिक अधिकार किस देश से आपके यहाँ पर प्रेरित है? फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? ए कह रहा ब्रिटेन, बी कह रहा यूएसए, सी कह रहा आयरलैंड और डी कह रहा कनाडा। बताएंगे। तो बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट की, आपके किस देश से इंस्पायर होते हैं? तो ये आपके इंस्पायर होते हैं अमेरिका से यानी यूएसए से। तो यूएसए के हमने कौन से प्रस्ताव से ये लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान में आपका बिल ऑफ राइट से यह लिए गए हैं। बिल ऑफ राइट से लिए गए, बिल ऑफ राइट्स से यह यहां पर लिए गए हैं। तो यहां पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताएंगे कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो लगभग 16 का बी आ चुका है। सी कौन कर रहा है? सिया राम जी। सी नहीं होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। आपसे पूछा गया भारत में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, ना कि आपसे पूछा गया किस देश से लिए गए हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। मोहम्मद मुनज्जिर जी, ब्रजेश जी, वैभव जी, ए नहीं होगा। अजय जी 16 का ए नहीं होगा। संध्या जी सी नहीं होगा, बिल्कुल 16 का आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, ना कि किस देश से लिए गए हैं। आपको दोनों में डिफरेंस पता करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर देना है। आप लोगों को एग्जामिनर यहीं पर फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कहा जा रहा है मॉनसून की विराम अवस्था का अर्थ है। ब्रेक इन मॉनसून मीन्स मॉनसून की पूर्ण समाप्ति। बी कह रहा वर्षा की अस्थायी कमी। सी कह रहा अत्यधिक वर्षा यानी हेवी रेनफॉल। और डी कह रहा मानसून की देर से शुरुआत, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। बताएंगे। जी बी हो जाएगा, बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे।
सेशन को लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे, और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़े, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़े। तो पूछा गया मानसून की विराम अवस्था का अर्थ है, बताएंगे क्या इसका सही उत्तर यहां पर हो जाता है। और इस क्लास को सभी उन साथियों तक शेयर अवश्य करें जो पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर बात करते हैं मानसून की विराम अवस्था, यानी मानसून के दौरान होने वाली, मानसून के दौरान यहां पर मानसून के दौरान जो आपकी वर्षा है उसका यहां पर अस्थायी होना मतलब रुकना या फिर कम होने से इसका संबंध यहां पर हो जाता है। और ऐसा आपका कब होता है, ऐसा कब होगा, तो यह तब होगा जब मानसून आपका जो निम्न दबाव होगा वह आपका यहां पर उत्तर की ओर होगा, उत्तर की ओर जब यह निम्न दबाव होगा। और साथ ही यहां पर जब आपकी हिमालय की जो तलहटी होगी वह खिसक जाएगी, हिमालय की तलहटी खिसक जाएगी। तो यह आपका किसकी कमी से होता है, तो यह होता है आपका वर्षा की अस्थायी कमी के कारण। यानी कौन सा हो जाएगा, ए कह रहा मानसून की पूर्ण समाप्ति, जी नहीं, बी कह रहा वर्षा की अस्थायी कमी, तो यही इसका आंसर यहां पर हो जाएगा बी, यानी टेम्परेरी रिडक्शन इन रेनफॉल। तो बी यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल बी वाले सही हो जाएगा। तो बी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में कौन सी गतिविधि शामिल है। ए कह रहा विच एक्टिविटी बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर। ए कह रहा बैंकिंग, बी कह रहा खनन, सी कह रहा वस्त्र उद्योग और डी कह रहा परिवहन। बताएंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सी नहीं होगा, सी कौन कर रहा है यहां पर, बी होगा, सी वाले गलत हो जाएंगे, सी नहीं होगा मोहम्मद जी, बी होगा, बी। देखिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और यही कारण है आपको हर साल 7 से 8% रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमारा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो आप बिल्कुल सीरियसली क्लास को देखने का काम करेंगे। अगर आप यहाँ पर केवल टिक मार्क करने के लिए आए तो आप बिल्कुल गलत जगह पर हैं। आप लोग फिलहाल अभी से ही क्लास को यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। देखिए 7 से 8% हर साल सीटेट में रिजल्ट देखने को मिलता है। 14 से 15 लाख बच्चा यहाँ पर फॉर्म भरता है, 14 से 15 लाख यहाँ पर फॉर्म बच्चा फिल करता है। पास कितने होते हैं, 1 से 1.5 लाख बच्चा ही यहाँ पर पास हो रहा है। तो आपको अगर इस कैटेगरी में आना है तो आप क्लास को बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी के 8 से 9% में आना है तो आप क्लास को यहाँ पर रेगुलरली वॉच करें, और सीरियसली अगर आप वॉच करेंगे तो ही आप बाकी की बची हुई कैटेगरी यानी 91 या फिर 92 की कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको किस में शामिल होना है, तो आपको उस 7 से जो 8% रिजल्ट रह रहा है उस कैटेगरी में अगर आपको आना है तो सीरियसली आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसका कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में कौन सी गतिविधि आपकी शामिल हो जाती है। अगर बात कर लेते हैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग आपका कौन सी इसमें आ जाता है, तो ये आपका तृतीयक में आ जाता है, तृतीयक सेवा में आज आपका आ जाता है। बात कर लेते हैं माइनिंग का, तो माइनिंग आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आपकी आ जाती है। सी कह रहा वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग आपकी द्वितीयक में आ जाती है, द्वितीयक में आ जाती है, द्वितीयक में आ जाती है। बात कर लेते हैं परिवहन की, तो परिवहन आपकी कौन सी इसमें आती है, तो परिवहन भी आपकी तृतीयक में आ जाती है। यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक क्षेत्र से कौन सी गतिविधि शामिल है, तो यहाँ केवल और केवल खनन आपकी माइनिंग प्राथमिक क्षेत्र को
दर्शा रही है, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग सभी लोग, संध्या जी, निशा जी, अजय जी, पिंकू जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर यहाँ पर दिया है। पिंकू जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सेशन के अंदर। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आप लोगों के लिए जो भी नए जुड़े हैं आप सभी को बता दें, यह क्लास एसएसटी के लिए अगर आप ले रहे हैं तो रोजाना शाम 7 बजे आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे आपका सेशन रहेगा, मंडे टू सैटरडे यहाँ पर लाइव सेशन आपका रहेगा। तो एसएसटी पेपर 2 के लिए आप 7 बजे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, सियाराम जी बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। कहा जा रहा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन? ए कह रहा साइमन कमीशन, बी कह रहा चोरी चोरा कांड, सी कह रहा दांडी मार्च और डी कह रहा भारत छोड़ो प्रस्ताव। बताएंगे। बताएंगे आपका असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन आपका यहाँ पर किसके द्वारा चलाया गया? तो इसे की शुरुआत करते हैं आपके यहाँ पर महात्मा गांधी, इसकी शुरुआत करते हैं। और महात्मा गांधी आपके कौन थे? तो ये आपके अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, अहिंसा के यहाँ पर प्रबल समर्थक थे। तो जब महात्मा गांधी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे तो इन्होंने कब इसे वापस लिया? तो इसे वापस लेते हैं 1922 में। 1922 में चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसके बाद इन्होंने इसे यहां पर वापस लिया, इसका निर्णय लिया। और साथ ही इस घटना में क्या हुआ था? तो इस घटना में आपको यहां पर अराजकतावादियों की आपको यहां पर जो भीड़ थी, अराजकतावादियों की जो भीड़ थी उसने एक कि भीड़ ने यहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी, पुलिस स्टेशन में यहां पर आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन में यहां पर आग लगाई। 19 का यहां पर बी आ चुका है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस लिए वापस लिया गया? तो चोरी चोरा घटना के कारण अराजक असहयोग आंदोलन आपका यहाँ पर वापस लिया गया था, जो कि 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद यहाँ पर लिया गया। चोरी चोरा कांड में अराजकतावादियों ने भीड़ में पुलिस स्टेशन में आग यहाँ पर लगाई थी। और गांधी जी जो कि आपके अहिंसा के एक प्रबल समर्थक के, इसी कारण इन्होंने ये अपना असहयोग आंदोलन यहाँ पर वापस लिया था। यानी बी चोरी चोरा कांड इंसिडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो लगभग सभी लोग, सियाराम जी, संध्या जी, अजय जी, बिल्कुल सभी लोग, निशा जी, पिंकू जी, अजय कुमार जी, बिल्कुल बी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? ए कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव, बी कह रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव, सी कह रहा नामांकन और डी कह रहा जनमत संग्रह। बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग सही उत्तर यहां पर दे पाएंगे। आप लोग ये क्वेश्चन बेसिकली अपना जीएस सेक्शन में आप लोग पढ़ते हैं। अगर आप नई चीजें ढंग से पढ़ी हुई हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी यहां पर गलत नहीं होंगे। तो प्रत्यक्ष चुनाव आपका कौन सा होता है? जो आप अपना जन प्रतिनिधि चुनने के लिए यहां पर करते हैं। जन प्रतिनिधि के लिए जब आप चुनाव करते हैं तो वह आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, नहीं डायरेक्ट इलेक्शन होता है। नॉमिनेशन आपका कौन सा होता है? तो नॉमिनेशन आप जब किसी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। नेहा तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो जनमत संग्रह रेफरेंडम आपका क्या होता है? जो आपको जनता द्वारा यहाँ पर मिलता है, जिसके आधार पर ही आप सरकार का यहाँ पर निर्माण करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसमें आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी लोकसभा और आपके जो अन्य
लोकसभा तथा आपके राज्यसभा हो गया, साथ ही आपके एमएलए हो गया, स्टेट के एमएलए हो गया, सभी आपके इसके अंदर वोट करते हैं। तो ये आपका इसलिए अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जनता के द्वारा चुनाव न होकर तो ये आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव यहाँ पर किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे बोलते हैं आपका इलेक्टोरल कॉलेज, इसे यहाँ पर बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज इसे यहाँ पर बोला जाता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल बी फॉर बर्गर यहाँ पर सही हो जाएगा। निशा खान जी ने एकदम शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है, बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। अजय जी, बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल आपका। तो बी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे। निशा जी, अजय जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सियाराम जी, बिल्कुल 20 का आपने 20 लिखा है, आंसर लिखा ही नहीं है, बिल्कुल। संध्या जी, सी नहीं होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया? ए कह रहा महाराष्ट्र, बी कह रहा बिहार, सी कह रहा उत्तर प्रदेश और डी कह रहा वेस्ट बंगाल। सियाराम जी, बिल्कुल 20 का बी हो जाएगा। तो क्लास को शेयर आप लोग अवश्य कर देंगे, सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर आप इस क्लास को अवश्य शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 21 का सी आ चुका है। तो जब बात आती है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको अगर देखने को मिलता है तो यह मिलता है आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पर हो जाता है, जहां पर आपको सबसे अधिक आबादी देखने को मिलती है। सबसे यहाँ पर अधिक आबादी देखने को मिलती है, सबसे अधिक आबादी आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में देखने को यहाँ पर मिलती है। और ये आपका भौगोलिक स्थिति को भी शामिल करता है, भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन यहाँ पर किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी यानी उत्तर प्रदेश, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग, नेहा जी, सियाराम जी, रूबी चौरसिया जी, सी हो जाएगा बिल्कुल। निशा खान जी, सी फॉर क्यूट, बिल्कुल जी सी हो जाएगा इसका 21 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे शानदार उत्तर आप सभी लोगों ने यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन विच कंट्री? ए कह रहा फ्रांस, बी कह रहा जर्मनी, सी कह रहा ब्रिटेन और डी कह रहा यूएसए यानी अमेरिका। 21 का सी आंसर बिल्कुल। बताएंगे? तो बात हो रही है औद्योगिक क्रांति की यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है यह शुरू होता है आपका 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में इसकी यहाँ पर शुरुआत होती है। तो ये आपकी कहाँ होती है? तो इसकी शुरुआत होती है आपकी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जिसे आपका क्या कहा जाता है? द ग्रेट ब्रिटेन इसे कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन इसे कहा जाता है। और यहां पर मशीनीकरण का उत्पादन शुरू होता है। मशीनीकरण और आपकी जो उद्यम शक्ति थी, उद्यम शक्ति का उपयोग शुरू होता है, उपयोग यहां पर शुरू होता है। इसी के साथ ही यहां पर आर्थिक यहां पर विकास की दशा में पहला कदम बढ़ाया। आर्थिक विकास की दिशा में पहला कदम था। यानी कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इंग्लैंड यानी द ग्रेट ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी यानी ब्रिटेन इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। तो सी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं बिल्कुल। सीटेट मिशन जी 22 का सी हो जाएगा। सीटेट जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, वालेकुम सलाम आपको।
तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23। जी, सी फॉर क्यूट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कहा जा रहा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? When was the word secular added to the Indian Constitution? ए कह रहा 1950, बी कह रहा 1976, सी कह रहा 1992 और डी कह रहा 2002। बताएंगे। ब्रजेश जी 42 1976, अजय जी 23 का बी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी सब भी अपना उत्तर बताएंगे। सीट एडमिशन जी बी का ऑप्शन कमेंट आपने किया है। तो बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द की। तो सेकुलर शब्द आपका कब जोड़ा जाता है? तो ये आपका 1976 में जोड़ा जाता है, 1976 में जोड़ा जाता है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा जाता है? तो ये आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है। और इसके साथ आपको जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आपको यहाँ पर समाजवादी और अखंडता भी, समाजवादी और अखंडता शब्द को भी यहाँ पर जोड़ा गया। अखंडता शब्द दोनों को यहाँ पर जोड़ा गया। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो 1976 में यहाँ पर इसे जोड़ा गया। तो बी यहाँ पर सबसे शानदार उत्तर इसका हो जाएगा। लगभग सभी लोग यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं। सियाराम पाल जी केवल आपने यहाँ पर 23 का सी किया है। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और आप उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर सही कर पाएंगे। तो बी वाले सबसे सही यहाँ पर हो जाएगा। तो बी यानी बढ़े चलो। बिल्कुल आप सभी लोग आगे की ओर यहाँ पर बढ़े चलें। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर जी। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा होगा और आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव सेशन ये। जी नेहा जी बी हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम टी इन इंडिया? ए कह रहा पश्चिम बंगाल, बी कह रहा असम, सी कह रहा केरल, डी कह रहा तमिलनाडु। तो बेहद ही आसान प्रश्न और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर देंगे। तो बात आती है सर्वाधिक चाय उत्पादन की। ना ही पश्चिम बंगाल होगा, ना ही केरल होगा, ना ही तमिलनाडु होगा। यहाँ पर होगा आपका बी यानी असम। तो जो असम है आपका, ये आपका 50% यहाँ पर चाय उत्पादन में योगदान यहाँ पर देता है। चाय उत्पादन में यहाँ पर योगदान यह राज्य देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आदर्श जलवायु देखने को मिलती है। आदर्श यहाँ पर जलवायु देखने को मिलती है और साथ ही यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी, यहाँ की आपको उपयुक्त बनाती हैं। परिस्थितियां भी इसको यहाँ पर उपयुक्त बनाती हैं। बाकी के आपके पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु भी चाय उत्पादन में आपके शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल नागालैंड भी होगा जी। नेहा जी बिल्कुल बी हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है तो सर्वाधिक की बात आएगी तो यहाँ पर आसाम हो जाएगा। सर्वाधिक की बात जब भी होगी तो यहाँ पर आसाम हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास्ड?
ए कह रहा 1935, बी कह रहा 1940, सी कह रहा 1942 और डी कह रहा 1945। तो जब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होने की यानी पारित होने की, तो ये आपका कब होता है? तो ये होता है आपका 8 अगस्त आपका 1942 में। और ये कहां पर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके बॉम्बे अधिवेशन में, यानी बॉम्बे अधिवेशन में इसे यहां पर पारित किया गया। बॉम्बे अधिवेशन में इसे पारित किया गया। बॉम्बे यहां पर अधिवेशन में पारित किया गया। और इसी के साथ ही आपकी क्या शुरू होता है? तो यहां पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन यहां पर शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब शुरू होता है? तो ये आपका बॉम्बे अधिवेशन में पारित होने के बाद। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो 8 अगस्त 1942 का सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, यानी सी 1942। बिल्कुल सी फॉर करेक्ट। बिल्कुल आपने एकदम शानदार उत्तर यहां पर किया है जी। बिल्कुल डू और डाई। राजवीर जाटव जी आपका ए आ चुका है, ए नहीं होगा, सी होगा। राजवीर जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सेशन में। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं आप सभी को बता दें, रोजाना शाम 7 बजे आप इस सेशन में लाइव जुड़ सकते हैं। रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आप सेशन में लाइव जुड़ सकते हैं। 26 की अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन? ए कह रहा राज्य स्टेट, बी कह रहा केंद्र शासित प्रदेश, सी कह रहा ग्राम पंचायत और डी कह रहा केंद्र सरकार। तो भारतीय संघ का अंग नहीं है। मुझे तो इसका उत्तर यहाँ पर मिल चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी इसका आंसर यहाँ पर मिल चुका है। तो अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो आप इसका उत्तर यहाँ पर कर देंगे। तो जब बात आती है भारतीय सरकार के अंग की, तो इसके अंदर आपके स्टेट भी आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं और केंद्र सरकार भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी ए, बी और डी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इसके अंदर ग्राम पंचायत आपका अंग इसका नहीं होता है। तो ग्राम पंचायत आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका स्थानीय स्वशासन हो जाता है। स्थानीय स्वशासन की आपकी संस्थाएं हैं। स्थानीय स्वशासन की आपकी संस्था हो जाती है। तो जब स्थानीय स्वशासन की संस्था हो जाएगी तो ये बाहर हो जाएगी, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य भी आपका सही हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय संघ का अंग हो जाता है। आपसे नहीं पूछा है तो ग्राम पंचायत इसका अंग नहीं होता। ये आपका स्थानीय स्वशासन की आपकी संस्था हो जाती है। बिल्कुल सी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। जी सी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, अपक्षय यानी वेदरिंग का अर्थ है। वेदरिंग रेफर्स टू, ये कह रहा चट्टानों का टूटना, बी कह रहा मिट्टी का निक्षेपण, सी कह रहा नदियों का कटाव, डी कह रहा हिमानी प्रक्रिया यानी ग्लेशियल एक्शन। बताएंगे। चलिए आप सभी लोग एकदम शानदार तरीके से यहाँ पर क्लास के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं एपेक्सिंग यानी वेदरिंग की। तो एपेक्सिंग का आपका तात्पर्य किससे हो जाता है? तो जो आपकी पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की यहाँ पर जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर जो आपका मौजूद है, यानी बात हो रही है आपकी खनिज की, पानी की, साथ ही मौजूद हवा की, और यहाँ पर आपको तापमान परिवर्तन जो देखने को मिलता है, तापमान
परिवर्तन जो देखने को मिलता है यह जो आपके परिवर्तन जो देखने को मिलता है ये आपको प्राकृतिक कारकों द्वारा देखने को मिलता है, प्राकृतिक कारकों द्वारा देखने को यहां पर मिलता है, जिसके कारण छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में यह टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में यह टूट जाते हैं और इसे ही यहां पर आपका अपक्षय यानी वेदरिंग कहा गया है। तो जब छोटे छोटे टुकड़े यहां पर अप्राकृतिक कारकों में टूट जाते हैं तब ये अपक्षय हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर चट्टानों का टूटना, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल ए वाले सभी लोग सही हो जाएंगे जी। यहां पर चट्टान भी आप लिख लेंगे, चट्टान जी। तो 27 का यहां पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता है? तो विच सेक्टर इज नॉट, तो नॉट पूछा जा रहा, नहीं पूछा जा रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ए कह रहा प्राथमिक यानी प्राइमरी, बी कह रहा द्वितीयक यानी सेकेंडरी, सी कह रहा तृतीयक यानी टेरिशरी और डी कह रहा अवैतनिक घरेलू कार्य यानी अनपेड डोमेस्टिक वर्क्स। बताएंगे। सुमन यादव जी 27 का आपने ए कमेंट किया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। और अगर अभी तक भी आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पिन कमेंट में आपको लिंक दिया गया, इस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता। सबसे पहले बात करेंगे कौन सा यहाँ पर शामिल होगा। तो प्राथमिक इसके अंदर शामिल हो जाएगा, द्वितीयक भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तृतीयक भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है अनपेड डोमेस्टिक वर्क की, तो डी यहाँ पर इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो अनपेड घरेलू कार्य आपके कौन से होते हैं? अनपेड घरेलू कार्य आपके कौन से होते हैं? जिनका उन्मूलन नहीं हो पाता है। जैसे कि आपके घरेलू कार्य हो जाते हैं। घरेलू कार्य आपके किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आपके अवैतनिक घरेलू कार्य की श्रेणी में आते हैं, जहां पर आपको सारे काम करने पड़ते हैं, इनका आपको कोई भी वेतन नहीं मिलता है। जैसे आपके घरेलू कार्य हो गए, तो आपके बाजार कार्य हो गए, गैर बाजार कार्य हो गए आपके यहाँ पर। तो इस प्रकार के आपके जो भी होंगे ये आपके